So today we are going to start with programming in C. ठीक है. So आपके पास आपकी हो सकता है ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, which you are going to learn. और हो सकता है आपने पहले पाइथन या कुछ और पहले पढ़ा हो. So doesn't matter. प्रोग्रामिंग जो आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करो, वो चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, कुछ भी हो, है ना, विच एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज, आपको समझ आना चाहिए कि प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है ना. हम कहते हैं ना इस चीज की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है तो ये ऐसे काम करता है. सो प्रोग्रामिंग इज द वे इट इज कोडेड, द वे इट इज डिजाइंड, है ना. तो प्रोग्राम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ टास्क. किसी भी काम को करने के लिए जब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं. अगर उस चीज को आप एक लेमैन लैंग्वेज में लिखते हो, इट इज सेड टू बी एन एल्गोरिथम. ठीक है. सो प्रोग्राम वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर task. So set of instructions used to solve a particular task is said to be a program. ठीक है. बट अगर उसी प्रोग्राम को आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जगह एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, मतलब हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें लिखते हो, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं. सो स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम specified in simple language. So if it is like that, it is said to be an algorithm. ठीक है. सो प्रोग्राम हो गया, एल्गोरिथम हो गया. और अगर आप इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, इट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आप लोगों ने कभी स्कूल में फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम पढ़ा है? एनी ऑफ यू? हैव यू एवर स्टडीड फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स इन स्कूल, इन एनी ऑफ द क्लासेस? अब मैंने आपको कल सिलेबस दिखाया था सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें सी का जो आपका सिलेबस है वो ये है. एंड वी आर स्टार्टिंग विद योर यूनिट 1. ठीक है. सो ये आपका यूनिट 1 है जहां से हम शुरू कर रहे हैं. सी बेसिक, सी कैरेक्टर सेट्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स. ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आज करेंगे. एज वेल एज हम आज देखेंगे कि एक बेसिक सी का प्रोग्राम आप कैसे लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर टुडे. Fine. So I hope the Josh is high and you're excited to learn this. और C एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको अगर आ गई ना, तो आपको आगे जाकर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं होती है. सो इसलिए यू कैन से इनिशियली थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट उसके बाद अगर आपको ये, अगर क्या मैं मेरे से पढ़ रहे हो तो अगर वाला तो सीन ही नहीं है, तो समझ तो आ ही जाएगी. सो जब आप इसको ये समझ लोगे, जब आप ये कर लोगे, तो इसके बाद जब और लैंग्वेजेस आप सीखते हो तो वो आपको उतनी मुश्किल कभी लगती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज हम बेस से क्रिएट करते हैं, स्क्रैच से क्रिएट करते हैं. सो वंस यू नो हाउ टू क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो आगे जाकर आप आराम से उसको एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो. ठीक है. सो प्रोग्राम हो गया, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया. अब अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, मान लो मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ लेनी है रेक्टेंगल की और उसका एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है. अगर आप एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिखते हो. स्टेप 1, रीड लेंथ एंड ब्रेड्थ. 2 हो जाता कैलकुलेट एरिया एज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. 3rd हो जाएगा प्रिंट एरिया. ठीक है.
So read length and breadth, calculate area as length into breadth, print area. This is algorithm. ठीक है? अगर आप इसका फ्लो चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट से पहले एक और चीज होती है हमारे पास। फ्लो चार्ट में आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। आपने सुनी होगी ये टर्म भी, सूडो कोड। तो ये आपसे पेपर में नहीं पूछे जा रहे, बट आपको पता होना चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है? सो एल्गोरिथम इज सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सूडो कोड में यही चीज लिखेंगे बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में। जैसे मैंने लिख दिया इनपुट लेंथ कॉमा ब्रेथ, फिर लिख दिया सेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय breadth, and then print area. Fine. So this is in a typical sophisticated form, मतलब एक fixed format आप इसमें use कर रहे हो। although ये कोई programming language नहीं है, but I'm using a format, तो हम इसको क्या बोलेंगे? pseudocode. ठीक है? और अगर यही चीज अब आप change कर देते हो, आप इसको pictorial representation में show करते हो, जैसे कि आपने लिखा start, तो flow chart में ovals use होते हैं to start and stop. ठीक है? We have a symbol called parallelogram like this. This is used for print and input. So input length, comma breadth. Calculation के लिए rectangle use होता है, तो area is equal to length multiplied by breadth, and then again you have to print it. So we use a parallelogram and we print it. And finally you stop. So this is a flow chart. इसमें कंडीशंस कैसे चेक होती हैं, लूप्स कैसे लगते हैं, वो सब बात की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे बीच में आगे जाकर। ठीक है? और वो आप डिस्कस करोगे आपका फाउंडेशन जो एफसीआईटी है उसके अंदर भी। ठीक है? बट अब हम आते हैं असली बात पे कि हमें लिखना है प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और यहाँ पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सी। तो सी की थोड़ी सी हिस्ट्री आप सबको बहुत अच्छे से याद है ना? जो बीसीए एंट्रेंस के में क्वेश्चन हर साल आता ही है, वन और द अदर वे इट इज ऑलवेज आस्क्ड। क्या क्वेश्चन होता है वो सी का? किसको याद है? एक क्वेश्चन है जो बीसीए एंट्रेंस में हर साल आता है ना? सो 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज दैट क्वेश्चन रिगार्डिंग सी? फाउंडर ऑफ सी, वेरी गुड। सो हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, है ना? तो सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंट्रेंस में आता है एंड द आंसर इज डेनिस रिची। ठीक है? तो सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है? एट एटी एंड टीज बेल लैब्स इन यूएसए। कैन यू टेल मी द ईयर? कौन से ईयर में डेवलप हुई थी सी लैंग्वेज? And C language was developed as a general purpose language. ठीक है? Also we call it a procedural language. And this is the only language which is called as middle level language. ये इसके कुछ features हैं C language के जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सी लैंग्वेज आने से पहले मार्केट में दो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा यूज होती थी। एक थी फोर्ट्रान और एक थी कुबोल। ठीक है? फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कुबोल होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस यूज हो रही हैं और नंबर्स के ऊपर ज्यादा काम करना है, तो आई विल बी यूजिंग फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। देन यू हैव कुबोल। कुबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है? सो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें ज्यादातर जो आप एप्लीकेशंस बनाते हो वो आपके बिलिंग के हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हो गए, जो बिजनेस से रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो कोबोल में होते थे। नाउ इफ आई एम अ प्रोग्रामर जिसको दोनों फील्ड्स के लिए कोड करना है, तो मुझे दोनों लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगे। आई हैव टू लर्न both the languages thoroughly, है ना? बट सी आई एज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, तो अगर मैंने सी में कोडिंग सीख ली है तो मुझे दो दो लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। आई कैन बी मास्टर इन वन लैंग्वेज और फिर मैं उसी की हेल्प से दोनों पे काम कर सकती हूँ, मैं दोनों तरह के प्रोग्राम्स बना सकती हूँ। इसलिए सी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई व्हेन इट वाज डेवलप्ड दैट इट वाज जनरल पर्पस लैंग्वेज एंड इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम्स फॉर बोथ द टाइप्स, न्यूमेरिकल एज वेल एज बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट जनरल पर्पस लैंग्वेज।
देन वी हैव प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो हम ये कहते हैं कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और यू कैन ऑल्सो से दैट इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि इसमें हम सीधे प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। वी डोंट डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब पार्ट्स, और हम डायरेक्टली कोड करना शुरू कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है, जो आगे जाके लैंग्वेजेस में आप सीखते हो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले कंसेप्ट, कि हर चीज को क्लासेस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ। वो सब यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन फोकस है टास्क के ऊपर, काम होना चाहिए। सो फोकस इज ऑन द टास्क, नॉट ऑन द डेटा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वहां पर फोकस होता है डेटा पे, नॉट ऑन द टास्क, ठीक है। इट्स द नेम ऑफ द लैब, तबिश। यूएसए में एक लैब है जहां पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कोडिंग के साथ। उस लैब का नाम है एटी एंड टीज लैब। सो नेम ऑफ द लैब इज एटी एंड टीज लैब। मीनिंग नहीं है उसका कोई, इट्स जस्ट द नेम ऑफ दैट लैब, ठीक है। एंड देन वी हैव मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो आपके पास है, उसका क्या मतलब है? आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैन यू नेम अ फ्यू लो लेवल लैंग्वेजेस? सो यस, लो लेवल लैंग्वेजेस आपकी हो जाती हैं मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। वेरी गुड। सो जो बाइनरी लैंग्वेज है जीरोस एंड वंस की, वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस का मतलब होता है दे आर मशीन डिपेंडेंट। वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करती हैं, हर कंप्यूटर टू कंप्यूटर लैंग्वेज बदल सकती है, ठीक है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने एक बार प्रोग्रामिंग सीख ली पाइथन में, अब आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे जाके कोड करो, पाइथन तो सेम ही रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, है ना। तो वो प्रोग्रामिंग हमारी चेंज नहीं होती है, सो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। दैट्स योर मिडिल लेवल, दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें आपके सब आ जाते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोबोल, फॉर्ट्रन, एवरीथिंग। बट सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि आप ये चीज देखो, जो मशीन लैंग्वेज है या जो असेंबली लैंग्वेज है, दे आर सो फास्ट टू ट्रांसलेट, है ना। मशीन लैंग्वेज को तो ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होती। और जो असेंबली लैंग्वेज है, उसमें बहुत छोटे से कीवर्ड्स होते हैं, बहुत कम, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, एंड दैट कैन बी ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन असेंबलर। तो वो बहुत फास्ट होता है, सो दे आर मोर मशीन फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली उतनी नहीं है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, मतलब वो ज्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली है। और मशीन फ्रेंडली उतने नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, और वो ट्रांसलेशन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सी लैंग्वेज हैज ओनली 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली भी है, मशीन फ्रेंडली भी है। सो इसमें बहुत कम कीवर्ड्स हैं, इसलिए ट्रांसलेशन फास्ट हो जाती है। एंड इजी है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, तो आपके लिए सीखनी भी इजी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हो, एनी लैंग्वेज यू लर्न, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको सिखाई जाती है उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स। ऐसे सिखाते हैं ना। जब आपने इंग्लिश सीखनी शुरू की थी, तो आपको सिखाया गया कि भाई ए बी सी डी सीखो, ए से जेड तक। हिंदी जब सीखी हमने, तो क ख ग आ ई ये सिखाया। दूसरी कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, तो यू नो नीड टू नो द अल्फाबेट्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तो वैसे ही जब हम सी लैंग्वेज करनी शुरू करेंगे, या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज कर सकते हो। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स मोस्टली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सो मोस्टली इसमें जो कमांड्स हैं, वो सब स्मॉल लेटर्स में होंगी। सिर्फ जो आप मैसेजेस प्रिंट करते हो स्क्रीन पे, ठीक है, वो ही हैं जो आप कैपिटल लेटर्स जहां पे यूज कर सकते हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज बी इन स्मॉल ए टू जी। तो हम स्मॉल ए टू जी यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज वेरियस स्पेशल सिंबल्स। और इस हर सिंबल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, कि कौन सा सिंबल कहाँ पे लगेगा। तो उसका जो पर्पस है, जिस चीज के लिए वो डिफाइंड है, वहीं पे आप उसको यूज कर सकते हो। किसी और जगह पे आप उसे यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज सी का कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो वो तो चलो कैरेक्टर सेट हो गया। अब अल्फाबेट्स आपने सीख लिए, अगला काम क्या है? अगला काम है उन अल्फाबेट्स के वर्ड्स बनाना, है ना। तो जो अल्फाबेट्स आपने सीखे हैं, उन अल्फाबेट्स के आपको क्या बनाने हैं? वर्ड्स। तो वर्ड्स यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के आएंगे। एक होते हैं कीवर्ड्स, देन यू हैव वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की। अभी हमने कहा कि सी का ट्रांसलेटर चाहिए। सो सी लैंग्वेज पासेस थ्रू अ कंपाइलर। सो कंपाइलर क्या करता है? रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस, translates it to C language, translates it to machine language, and then it is executed. ठीक है? सो सी लैंग्वेज क्या है मेरा? सोर्स कोड। ये मैंने लिखा। कंपाइलर कौन है मेरा? ट्रांसलेटर। और वो मुझे बदले में क्या देगा? मशीन कोड, बाइनरी कोड, जिसे आप ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हो। सो सोर्स कोड गोज टू द ट्रांसलेटर, दैट गिव्स यू द मशीन कोड। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है? लेकिन इस पूरी ट्रांसलेशन के बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस कंपाइलर को पहले से बताए जाते हैं। जो ट्रांसलेट कर रहा है उसको पता तो होना चाहिए ना कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो उसको बताया जाता है कि अगर कहीं पे इंट लिखा है, मतलब जो नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए, उसमें फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आप कहीं इफ लिख रहे हो, मतलब यू वांट टू चेक अ कंडीशन। अगर आप कहीं पे ब्रेक लिख रहे हो, मतलब यू हैव टू स्टॉप समथिंग। तो वो वर्ड्स के मीनिंग आपके ट्रांसलेटर को पहले से डिफाइंड होते हैं। ठीक है? सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स फॉर विच द मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर। ठीक है? सो कैसे डिफाइन करते हैं हम कीवर्ड्स को? कीवर्ड्स आर those words which are already defined to the compiler। जिस पर्पस के लिए डिफाइंड है उसी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। दे कांट बी यूज्ड फॉर एनी other purpose। These words are also called as reserved words। and C language में कितने keywords हैं? 32 keywords। Example: int, char, float, long, double, if, else, break, for, while, do, etc. So you have many keywords like this. 32 हैं in total। ठीक है? वो जैसे जैसे आप यूज करोगे आपको उनका मीनिंग मैं बताते जाऊंगी और आपको समझ आएगा कि वो कहाँ पर कैसे यूज होते हैं। ठीक है? बट वी हैव 32 कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो कंपाइलर को पहले से डिफाइंड है। कंपाइलर को पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब होने वाला है। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। ये क्लियर है सबको? ठीक है? वेरी बेसिक थिंग। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? जनरली कैलकुलेशंस के लिए। हर तरह के कोड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस तो होती ही हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और मैंने फॉर्मूला लिखा SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें जो PR और T है उसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, वो हम यूजर से ले सकते हैं। इट कैन बी एनी वैल्यू। और ये जो 100 है ये तो सेम रहेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो जो चीज चेंज नहीं होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जो चीज चेंज हो सकती है उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है? सो द वैल्यू विच कैन बी मॉडिफाइड इज अ वेरिएबल, which cannot be modified in the program execution, that's a constant। constant के लिए एक और word use होता है literal। so literal बोलो, constant बोलो, it means the same thing। and this is your variable जिसकी value change हो सकती है। देखो कॉन्स्टेंट्स तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे जहां पे भी चाहिए, है ना? सीधा लिखना होता है, उसमें कुछ पहले से कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आपके पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये किस टाइप के हो सकते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमारे पास एक डेटा टाइप होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब है होल नंबर। ठीक है? वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बट इट्स अ होल नंबर। इसमें पॉइंट नहीं आता। ठीक है? तो 71.0 is not an integer, 71.2 is not an integer, 71 is an integer। so जब हमारे पास होल नंबर है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, so that is said to be an integer। उसको हम integer बोलते हैं। ठीक है? and then you have float। फ्लोट क्या होता है? जिसके अंदर पॉइंट होता है। सो लाइक 8.5 हो गया, 21.6 हो गया, -7.2 हो गया। दीज आर योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसमें
डॉट है। सो इवन अगर आपके पास 9.0 है, सो ये 9 जो है ये इंटेजर होगा, ठीक है। ये 9.0 जो है वो आपका फ्लोट होगा, ठीक है। सो वी हैव इंटेजर, वी हैव फ्लोट, एंड देन कम्स योर कैरेक्टर। डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं सी में। अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। सो जो कीवर्ड्स के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। सो प्रिमिटिव और बेसिक डेटा टाइप्स हैं ये। कैरेक्टर जो होता है दैट इज एनी कैरेक्टर, एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। लाइक आपका स्मॉल ए हो गया या कैपिटल ए हो गया, या इवन आप किसी सिंबल को भी ऐसे लिख देते हो, सो दैट इज सेड टू बी अ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इज एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर, और सी लैंग्वेज में जब आप एक कैरेक्टर कांस्टेंट लिखोगे तो आप उसे सिंगल कोट्स में लिखोगे, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज राइट योर कैरेक्टर कांस्टेंट इन सिंगल कोट्स। और अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लेने हैं, लाइक यू हैव टू राइट हेलो, तो आपको उसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, एंड देन वी कॉल इट अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो सिंगल कैरेक्टर इज गिवन इन सिंगल कोट्स, और अगर आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो आप डबल कोट्स में दे सकते हो और उसको आप स्ट्रिंग बोलोगे। सो दिस 9 इज इंटीजर, दिस 9 इज फ्लोट, दिस 9 इज कैरेक्टर। सो कॉन्स्टेंट्स कैन बी टेकन डायरेक्टली, जहां मर्जी प्रोग्राम में आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो आपको पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो p है ये किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये जो r है ये किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एंड देन वर्क ऑन इट, ठीक है। गुड आफ्टरनून हिमांशी। उदंत, strings are a type of character. Yes बेटा, strings is a collection of characters, ठीक है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को लेने के लिए वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर एरेज, बट सिंगल कैरेक्टर एक वेरिएबल में स्टोर होता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना होगा तो उसके लिए डिफरेंट अप्रोच है। बट स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब ही है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ वी हैव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल अब क्या होता है, वेरिएबल इज समथिंग विच हैज अ नेम, बेसिकली इट्स अ लोकेशन इन द रैम। सो जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता किस एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, एंड रादर देन रेफरिंग विद द एड्रेस इट्स इजियर टू रेफर विद द नेम, है ना। नाम से रेफर करना ज्यादा आसान है। तो वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इट्स अ नेम्ड memory location used to store data. So it's named memory location used to store data. ठीक है, its value can be changed or modified anytime during एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो, बट इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है। सो वी नीड अ स्टेटमेंट फॉर दिस विच इज कॉल्ड डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो हमें यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटमेंट की जरूरत है जिसको हम डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें एक कीवर्ड की हेल्प से आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, फिर स्पेस देना होता है, फिर आपको वेरिएबल के लिए कोई नाम देना होता है, नेम ऑफ वेरिएबल, एंड वी हैव अ स्पेशल सिंबल हियर इन सी लैंग्वेज दैट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन आपकी मोस्टली स्टेटमेंट्स के पीछे आएगा लाइक अ फुल स्टॉप। सो जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिनके पीछे आप नहीं लगाओगे, बट मोस्टली यू विल बी पुटिंग सेमीकोलन आफ्टर एवरी कंप्लीट स्टेटमेंट। सो वी हैव टू राइट द डेटा टाइप स्पेस नेम ऑफ द वेरिएबल। Example, I write int length, comma, breadth. That means I have two integers, length and breadth. So I can store two values over here, length and breadth, in the integer variable. If I want to take radius, so I can take float radius. So एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, बस एंड नहीं लिखना, बीच में कॉमा आएगा जितने मर्जी वेरिएबल्स आप लो। ऐसे ही फ्लोट ले सकते हो,
कैर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जानना क्या जरूरी है कि एक तो ये कीवर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास, और दूसरा ये जो नाम आप दे रहे हो, इन नामों को यूज करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे व्हेन यू हैव टू गिव द नेम्स। तो सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स फॉर देम। तो अगर आप ले रहे हो एक इंटीजर, तो आपके पास यहाँ तीन ऑप्शंस हैं। आप इंट ले सकते हो, आप अनसाइंड इंट ले सकते हो, आप लॉन्ग इंट ले सकते हो। ठीक है, सो यू कैन टेक इट एज इंट, यू कैन टेक इट एज अनसाइंड इंट, और यू कैन टेक इट एज लॉन्ग इंट, एनी ऑफ द थ्री। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी समझाती हूँ। सो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, so we're going to have float, we're going to have double, कैरेक्टर हो गया जिसमें कैर होगा। ठीक है, ये कीवर्ड्स है। अब इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। ट्रेडिशनल कंपाइलर्स में, आप लोगों के कॉलेज में अभी भी मैक्सिमम कॉलेज में टर्बो सी ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी टर्बो सी का इंटरफेस कैसा होता है। सो जो टर्बो सी वाले कंपाइलर्स हैं वो अभी भी 2 बाइट्स लेते हैं, बट एज पर द सिस्टम्स आर अपग्रेडिंग, तो ये लोग मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है ये भी बढ़ गई है, ये 2 की जगह 4 बाइट्स हो गई है। ठीक है, सो आप इंटीजर्स की मेमोरी, बाकी में फर्क नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स में ही है। तो लेटेस्ट में 2 की जगह इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। अनसाइंड इंटीजर सेम लेता है जितनी इंटीजर की है, तो अगर इसकी 4 ले रहे हो तो इसकी भी 4 लोगे। लॉन्ग इंट इनकी डबल लेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है मेमोरी से? देखो, 2 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं? हाउ मेनी बिट्स आई हैव इन 2 बाइट्स? 2 बाइट्स के स्पेस में कितनी बिट्स होंगी मेरे पास? वेरी गुड शाइना, संस्कार, प्रियल, 16 बिट्स। वेरी गुड नर्गिस। तो 16 बिट्स होती हैं। सो 16 बिट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 raised to the power 16, है ना? सो 2 raised to the power 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, विच इज 65,536। कैलकुलेट नहीं किया मैंने, याद हो गया है पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, तो ये आप भी याद कर सकते हो, बट 2 raised to the power 16 इज 65,536। अब इसमें इतने डिफरेंट नंबर्स जो है स्टोर हो सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव भी स्टोर हो रहे हैं, पॉजिटिव भी स्टोर हो रहे हैं, है ना? तो हम इसका हाफ कर लेते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वैल्यूज की, वो हो जाएगी 32,768। -1 से लेकर -32768 तक नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे 7 क्यों हो गया? क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव में काउंट कर रहे हैं, तो हम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से लेके 32767 तक आपके पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अनसाइंड इंट का पर्पस ही यही है कि वो कह रहा है कि भाई नेगेटिव नंबर नहीं है हमारे पास, वी ओनली हैव पॉजिटिव नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हैं। तो जब पॉजिटिव नंबर ही हैं तो फिर आधा करने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन कितने बनने थे? 65,536। उसमें से एक कम करोगे क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हो, तो जीरो से लेकर 65535 तक आप नंबर स्टोर कर सकते हो। इससे बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, बट लेटेस्ट वाले सब 4 बाइट्स के हैं, तो बहुत बड़ा नंबर स्टोर हो जाता है। लॉन्ग इंडेक्स 4 बाइट्स, 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब है 2 raised to the power 31 से लेकर 2 raised to the power 31 - 1 तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। काफी बड़ा नंबर होता है वो। ठीक है, मैंने 31 क्यों लिखा? क्योंकि आप देख रहे हो कि जब ये 16 था तो आपने हाफ लिया था। हाफ का मतलब है 2 raised to the power 15 हो गया ना। सो एक बिट जो है वो साइन को बताने के काम आती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर आप अनसाइंड लॉन्ग इंट ले लोगे तो फिर ये पूरा का पूरा सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होगा। सो मेजर चीज है, आपको ये याद रखना है कि मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से इंटरनल स्टोरेज होती है। सो यू शुड नो इट। ठीक है, आपको इसका करना कुछ नहीं है प्रोग्राम में, इससे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली किस तरह से मैनेज हो रही हैं चीजें। ठीक है, सो ये हो गया आपका इंटीजर के 3 डिफरेंट कीवर्ड्स एंड द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स इन द मैक्सिमम रेंज। ऐसे ही जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स लेता है। जो डबल है वो भी पॉइंट्स में ही डेटा स्टोर करेगा, लेकिन 8 बाइट्स लेगा। फर्क क्या पड़ जाएगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप प्रिसिशन कितना मेंटेन कर सकते हो।
डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हम मेंटेन कर सकते हैं? सो फ्लोट में 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कैन बी मेंटेन्ड, और इसमें 12 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है, ये मेन इसमें डिफरेंस होता है। वन कैरेक्टर टेक्स वन बाइट ऑफ डेटा, इट इज स्टोर्ड इन एस्काई फॉर्मेट। एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ एस्काई? नोज तो सभी जानते तो सभी हैं, याद किस किस को है? So who can write the full form of ASCII? Or you can raise hand and speak up also. अगर आप बोल के बताना चाहते हो तो आप hand raise कर सकते हो, and then you can speak the answer or you can write in the chat. What is the full form of ASCII? So आपके सारे कैरेक्टर्स ASCII में स्टोर होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज यूज करेंगे जो कि कैरेक्टर स्पेसिफायर्स होते हैं, आप अभी आगे देखोगे। So percentage D symbol is used to represent integer. Percentage U is used to represent unsigned integer. Percentage LD is for long integer. Percentage F is for float. Percentage LF is for double. And percentage C is for character. Very good, Nargis. American Standard Code of Information and Interchange. Very nice. Very nice. Rakshit and Shayana. Good. ये समझ आया? किसी को इसमें कुछ डाउट है अभी फिलहाल के लिए? Any doubts in this? Great. Yes, Taran, we will be changing the timing from next week. अभी ये सिर्फ इस वीक के लिए 4:30 है। कल से स्टार्ट है? अच्छा, चलो, कल वी कैन हैव लेटर देन। एक बार मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी आप लोगों से, इफ 8:30 और 9 इज ओके, सो वी कैन हैव एट दैट टाइम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर है? ठीक है, सो अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको वेरिएबल का नाम के रूल्स भी हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। जो वेरिएबल का नाम होता है उसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। सो रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, और यू कैन से आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर इज द नेम जिसकी हेल्प से आप एक वेरिएबल को या अपने प्रोग्राम में किसी यूनिट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्या रूल्स होते हैं? ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड एक सिंबल होता है हमारे पास जिसका नाम है अंडरस्कोर। ओनली दिस कैन बी यूज्ड। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही रूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे तो ये हर लैंग्वेज के लिए आपको याद रहेंगे। सो ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड अदर देन द अंडरस्कोर। ठीक है, डिजिट्स यूज हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट प्लेस पे नहीं, जो फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता। सो फर्स्ट लेटर can't be a digit. So जो पहला लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता, फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी अ डिजिट। देन हमारे पास नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। सो नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, एंड केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आपने कैपिटल में नेम दिया है तो आपको उसको कैपिटल में ही यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने डिक्लेयर किया है नम ऐसे, और अगर आप बाद में यूज करते हो ऐसे,
तो इट्स नॉट अलाउड बिकॉज दिस हैज टू मैच. ये दोनों अलग वेरिएबल नेम्स हैं. सो योर केस मस्ट मैच. हाँ, फर्स्ट लेटर कैन बी एन अंडरस्कोर देवांश. फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप अंडरस्कोर टोटल नाम दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऐसे नहीं दे सकते. डिजिट कैन नॉट बी देयर एट दी फर्स्ट पोजिशन. ठीक है, अंडरस्कोर कैन बी देयर, अल्फाबेट्स कैन बी देयर. सो अब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा लेट्स से फ्लोट PRTSI. सो आई हैव नेम्ड द वेरिएबल्स. मेरी मर्जी है, मैं पूरा नाम भी ले सकती थी, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, व्हाटएवर. या आप सिंपल अल्फाबेट्स के थ्रू भी इसके नाम ले सकते हो. सो मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे मर्जी लो, वो आपके ऊपर है. सो फ्लोट मैंने डेटा टाइप ले लिया कि पॉइंट्स में हो सकता है. एंड PRTSI 4 वेरिएबल्स ले लिए. सेमीकोलन इज टू मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. देन वी हैव असाइनमेंट. मैंने प्रिंसिपल में डाला 10,000. अब आप कहोगे कि मैम आप तो इंटीजर पुट कर रहे हो इसके अंदर, आपने लिया तो फ्लोट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटीजर जब फ्लोट में जाता है कोई इशू नहीं होता, वो पीछे 0.0 लगा देता है. प्रॉब्लम होती है जब हम फ्लोट को इंटीजर में पुट करें. अगर मैं किसी 7.5 को इंटीजर में असाइन कर दूंगी तो वो सिर्फ 7 लेगा, ये वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वो केस में आपको ध्यान रखना पड़ता है. बट एन इंटीजर कैन गो टू अ फ्लोट वेरिएबल. सो 10,000 विल बी स्टोर्ड इन P. रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया, मान लो 4.5. टाइम ले लिया 2.5. सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, विच इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सो स्टार का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को. जो स्लैश का साइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिविजन. ठीक है, इन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं. अभी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे डिटेल में, बट दीज आर योर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. तो मल्टीप्लाई करेगा फिर डिवाइड कर देगा. ठीक है, अब रिजल्ट तो कैलकुलेट हो गया, कुछ स्क्रीन पे भी तो दिखाना है. वी हैव टू शो इट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि प्रोग्राम हम किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए तो नहीं बना रहे, है ना. हलवाई मिठाई किसके लिए बनाता है? कस्टमर के लिए, है ना. तो कस्टमर के लिए बनाते हैं. हम भी प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए. जिसको ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम चाहिए, तो उसको मुझे रिजल्ट दिखाना भी तो है. जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिर हम ये सोचेंगे कि भाई हर बार 10,000 के लिए थोड़ी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यूजर से इनपुट भी तो लेंगे कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, बताओ रेट कितना है, बताओ टाइम कितना है. जो भी वो वैल्यूज देगा उसके हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोगे. तो इस कोड में अभी सिर्फ प्रोसेसिंग हो रही है. प्रोग्राम्स चलते हैं 3 स्टेप में. प्रोग्राम किस में चलते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ठीक है, हर प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में 3 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ये सिर्फ प्रोसेस कर रहा है, ना तो हमने यूजर से कुछ इनपुट लिया है, ना ही कुछ प्रिंट कराया है. तो प्रिंट कराने के लिए और इनपुट लेने के लिए आपके पास स्पेशल स्टेटमेंट्स हैं. सो पहले प्रिंटिंग स्टेटमेंट देखते हैं. सो आउटपुट स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज में आपके पास है उसका नाम है प्रिंट एफ. ये कीवर्ड नहीं है. ठीक है, याद रखना, प्रिंट एफ कीवर्ड नहीं है. इट इज डिफाइंड इन अ फाइल नेम्ड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. तो इस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, तब हम इसको यूज कर पाएंगे. तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ऑल स्मॉल, नो स्पेस इन बिटवीन, राउंड ब्रैकेट आप शुरू करोगे. कोड्स के अंदर मैं कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकती हूँ, है ना. एक टिपिकल प्रोग्राम होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. सो इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन. तो जब ये एग्जीक्यूट होगा ये स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड आपको दिखा देगा. ठीक है, नाउ लेट्स से आई हैव एन इंटीजर वेरिएबल नम, और मैंने उसमें 50 पुट कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ नंबर इज नम. ऐसा करने से स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वो होगा नंबर इज नम. जबकि मैं ये नहीं चाहती, मुझे तो चाहिए नंबर इज 50, लेकिन वो क्या दिखाएगा? नंबर इज नम. अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए तो आपको वो जो कैरेक्टर स्पेसिफायर्स मैंने बताए थे वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे. तो आपको नम की जगह पर लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी. सो नंबर इज परसेंटेज डी. ये परसेंटेज डी बता रहा है कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो एक इंटीजर वैल्यू है. सो नंबर इज परसेंटेज डी, कोट्स बंद, कॉमा नम. तो अब वो इस परसेंटेज डी की वैल्यू इस वेरिएबल से लेगा और आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा
नंबर इज 50। सो जब भी कोई भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना होगा, आपको कैरेक्टर स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये मैं भी आपको रन करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए समझ में आया कि ये कंसेप्ट क्या कर रहा है? यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे प्रिंटफ की हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, वैसे ही देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड स्कैनफ। स्कैनफ की हेल्प से आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, और वो भी कीवर्ड नहीं है, वो भी stdio.h फाइल के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट आपके पास सी लैंग्वेज में कौन सी है? स्कैन एफ। स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं है बीच में, स्कैन एफ। इसमें आपको कैरेक्टर स्पेसिफायर्स देने हैं पहले, और फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिसमें आपको इनपुट चाहिए है। सो इफ आई राइट scanf %d $num, अब इससे क्या होगा? %d का मतलब है इंटीजर इनपुट करना है। किस में इनपुट करना है? num नाम के वेरिएबल में इनपुट करना है। इस एम्परसेंड का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ। सो दिस इज अ स्पेशल ऑपरेटर जो कि बताता है कि एक इंटीजर लो और उसको स्टोर करो एट द एड्रेस ऑफ नम। हमें नहीं पता रैम में वो किस एड्रेस पे है, पर हमें इस फंक्शन को बताने की जरूरत है। सो वो हम सिर्फ एक एम्परसेंड साइन लगा के देंगे। अगर आप नहीं लगाओगे ये साइन तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम सही से रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इनपुट ही नहीं स्टोर हो रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें इनपुट करते टाइम एम्परसेंड साइन लगाओगे। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। पहले पर पूरा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? इट्स अ फाइल रक्षित। stdio.h इज अ हेडर फाइल। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल, सो इट इज अ सपोर्टिंग फाइल जिसके अंदर आपके ये printf scanf जो है ये डिफाइंड है कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वी हैव टू डाउनलोड सी। तो लेट्स ओपन गूगल एंड राइट हियर सी कंपाइलर। अब देखो, सी कंपाइलर आप अगर डाउनलोड नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन भी चला सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। सो सी कंपाइलर डाउनलोड, आपके पास वीएस कोड में भी आप इसको यूज कर सकते हो। आप सी को कोड ब्लॉक में भी यूज कर सकते हो, डेव सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपके कॉलेजेस में है, लाइक मोस्टली कॉलेजेस में लास्ट ईयर भी टर्बो सी ही यूज हो रहा था। तो अगर आप टर्बो सी डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा टर्बो सी कंपाइलर डाउनलोड फॉर विंडोज 11, जो भी आपकी विंडोज है वो आप चूज करोगे। ठीक है, और यहाँ से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट कर देता है टर्बो सी के नाम से। आई शो यू। सो हम सी ड्राइव में जाते हैं। सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर देख रहे हो आप? दिस इज क्रिएटेड। ठीक है, आपको ये टर्बो C3 फोल्डर खोलना होगा। इसके अंदर आपको जाना होगा बिन में। बिन में जाओगे, इसके अंदर फिर से आपको एक टर्बो सी नाम की फाइल मिलेगी विच यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, जिससे आपका जो टर्बो सी है वो ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप टर्बो सी प्लस फोल्डर में भी जा सकते हो। सो टर्बो सी के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी एक ही बात होती है, दोनों में प्रोग्राम बन जाते हैं। ठीक है, सो टर्बो सी प्लस प्लस फोल्डर को मैंने ओपन किया। इसमें से टर्बो सी प्लस प्लस वाली फाइल पे क्लिक किया। ये डॉस बॉक्स अपने आप इंस्टॉल होता है आपके पास, और इस डॉस बॉक्स की हेल्प से ही हमारा जो है, जो ये वाला कंपाइलर है, ये विंडोज में काम करता है। क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो है डॉस बेस्ड कंपाइलर था। इट वर्क्स इन विंडोज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉस शेल। ठीक है, अब मैं यहाँ स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करूंगी तो आप चले जाओगे एक दूसरी दुनिया में और वो दूसरी दुनिया आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, दिस फेवरेट ब्लू स्क्रीन ऑफ आर सी लैंग्वेज। यहाँ पे आपका माउस भी चलेगा बट उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बट ठीक है। आप यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे जाएंगे टू राइट योर सी प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? वी राइट अ स्टेटमेंट ऑन द टॉप
जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के लिए हम स्लैश स्टार साइन का इस्तेमाल करेंगे। वील पुट अ स्लैश देन वी पुट अ स्टार। मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड circumference of a सर्कल। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम बताते हैं कि हम किस चीज के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो अपनी नॉलेज के लिए, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ये नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको लिखते हैं हम अपनी रेफरेंस के लिए कि हमने ये प्रोग्राम किस लिए बनाया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंक्लूड का। जो कीवर्ड्स हैं वो तो कंपाइलर को पता है, लेकिन जैसे प्रिंटफ स्कैनफ है वो कीवर्ड्स नहीं है। दोज आर द कमांड्स व्हिच आर डिफाइंड इन सम हेल्पिंग फाइल्स, जिन्हें हेडर फाइल्स कहा जाता है। वो हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करनी पड़ती है, तो वो होती है विद द हेल्प ऑफ अ कमांड हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड, फिर लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में, जिन्हें एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं, सो लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में आप लिखोगे फाइल का नाम। हो गया। इसके बाद यहाँ पर आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है एक फंक्शन जिसका नाम है मेन। ठीक है, मेन के अंदर जो लिखा जाता है वो ही एग्जीक्यूट होता है। अगर मेन नहीं है सी के प्रोग्राम में तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो एग्जीक्यूशन इज डन बेस्ड ऑन द फंक्शन में। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो, जैसे अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट का किया, वैसे मैं ये कर देती हूँ कि मुझे रेडियस चाहिए। आप बिल्कुल छोटा नाम भी नहीं ले रहे हो, बिल्कुल बड़ा भी नहीं ले रहे हो, तो आपने ले लिया रेडियस, एरिया, सर्कमफ्रेंस। और यूजर से आप पूछना चाहते हो एक वैल्यू जो कि रेडियस के लिए आए, तो स्कैनफ यूज होगा। और वो जो वैल्यू है वो फ्लोट हो, तो पहले यूजर से नहीं पूछते, चलो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं खुद से। सो मैंने रेडियस लिया 9.5। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 3.15 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, दैट इज द स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, दैट इज 3.14 multiplied by radius. And then we write print f circum, or let it be, area is percentage f and circumference is percentage f. So पहला वेरिएबल ar है, दूसरा वेरिएबल cir है। ठीक है, दैट इज इट। यू सेव दिस प्रोग्राम। ठीक है, बिन फोल्डर में सेव हो रहा है, आप चाहो तो कहीं और भी सेव कर सकते हो। इसका नाम हमने दे दिया prg1 एंड वी सेव इट। एंड डॉट सी एक्सटेंशन भी दे सकते हो आप, डॉट सीपीपी में भी चल जाएगा, पर वैसे सी के प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन डॉट सी होती है। तो हम इसको रन करेंगे। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है तो रन हुआ, लेकिन आउटपुट तो दिखाई नहीं दिया। देख सकते हो आउटपुट, उसके लिए आप विंडो पे जाओगे। विंडो के अंदर हमारे पास आउटपुट विंडो की ऑप्शन है। सो यू गो टू आउटपुट और आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है एरिया इज 283 पॉइंट समथिंग एंड सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो ये आउटपुट मेरे प्रोग्राम का आया है। ठीक है, बट इट डिड नॉट वेट ओवर हियर कि आप आउटपुट देख पाओ, वो सीधे वापस चला गया। ठीक है, आप चाहते हो कि ये स्क्रीन को होल्ड करे। जितने भी लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जीसीसी में कर रहे हो, आप वीएस कोड में कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, ये ऐसी वाली प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी कि आउटपुट विंडो हॉल्ट नहीं हो रही। ये सिर्फ टर्बो के अंदर होता है और कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं भी करते हो तो भी चल जाता है, पर टर्बो में करोगे तो ये चाहिए होगा। सो इसमें लास्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं गेट सी एच। ये फंक्शन मैं आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी जाओगे इस चीज के अंदर तो जो सीख रहे हो वो भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो कीप इट ऑन अ साइड एज ऑफ नाउ। बस इतना ये याद रखो कि अगर आपको रिजल्ट साथ के साथ देखना है तो एक तो आपको लास्ट में गेट सी एच देना है और ऊपर इंक्लूड करना है conio डॉट एच को। अब मैंने रन किया तो आप देख रहे हो 2 बार रिजल्ट किया। 2 बार क्यों आया? एक पिछली बार वाला है और एक इस बार वाला है। ठीक है, आप चाहते हो कि भाई ये पिछली बार वाला रिजल्ट भी नहीं चाहिए, तो वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन नेम्ड क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। तो इससे क्या होगा? पिछली बार वाला क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अभी वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट इन टर्बो। लेकिन ये सेम रेडियस के लिए हर बार प्रिंट कर रहा है, सेम रेडियस के लिए तो नहीं चाहिए, तो हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। इसकी जगह पर स्कैनफ कर देते हैं। सो परसेंटेज एफ एम्परसेंड RAD, सेव किया, रन किया। आई एंटर अ वैल्यू 2.3 एंड इट्स गिविंग मी द रिजल्ट। ठीक है, मैंने फिर से रन किया,
अब मैंने फिर से वैल्यू डाली, पर देखो जब ये प्रोग्राम रन होता है तो क्या ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे एंटर क्या करना है? नहीं ना, सिर्फ कर्सर ही ब्लिंक कर रहा है। अगर आप एटीएम पे जाते हो तो वो बोलता है ना कि पिन एंटर करो, है ना। आप अगर मैकडोनल्ड्स पे जाते हो और उसके कियोस्क पे ऑर्डर कर रहे हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि भाई अपना खाना क्या खाना है वो चूज करो। तो प्रोग्राम जो है, जो सिस्टम है, वो यूजर को गाइड तो करे कि करना क्या है। तो हम चाहते हैं स्क्रीन पर एक मैसेज आए, तो वो मैसेज हमेशा प्रिंट से ही प्रिंट होगा। तो आप लिख सकते हो प्रिंट एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें मैं क्या मैसेज लिख रही हूँ, कैसा दिखेगा, वो सब मेरे ऊपर है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मैसेज ऐसा दिखना चाहिए या मैसेज में ये लिखना है। जो लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने जहां कैपिटल लिखा है वो कैपिटल प्रिंट होगा, जहां स्मॉल लिखा है वहां स्मॉल प्रिंट होगा। सो वट एवर यू राइट, वट एवर यू इनपुट, इट्स जस्ट एंटर्ड द सेम वे, और अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ एक इनपुट लिया, कैलकुलेशंस करी, और कैलकुलेशंस करने के बाद हमने यहाँ पर रिजल्ट को शो कर दिया। अब ये पूरी स्क्रीन में है, अब आप यहाँ से बाहर कैसे आओगे, है ना। आप, हम तो विंडोज में काम कर रहे थे, अब यहाँ से कहाँ जाए। तो आप यहाँ से क्विट करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अदर ऑप्शन इज यू प्रेस ऑल्ट एंड एंटर टुगेदर। सो व्हेन यू प्रेस ऑल्ट एंड एंटर टुगेदर, ये ऐसे छोटी विंडो में आ जाएगा। ठीक है, सो इट कम्स ओवर हियर लाइक दिस, ये ऐसे आ जाता है। अब आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, यू कैन वर्क ओवर हियर। ठीक है, सो एक तरीका तो आपका ये है कि इसमें आप काम कैसे करेंगे। दिस इज टर्बो सी। अब मैं इसको क्विट कर रही हूँ, सो लेट मी क्विट दिस एंड आई शो यू कि अब आप प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास सी है नहीं अभी और इंस्टॉल नहीं हो पा रही फॉर सम रीजन। तो आप क्या करोगे? यस उदांत, दैट इज यूज फॉर कमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑनलाइन सी कंपाइलर ले लो। प्रोग्रामिस का अच्छा है, ठीक है। सो प्रोग्रामिस भी सही है, जीबीडी कोई सा भी ले सकते हो, एवरीवन वर्क्स द सेम वे। सो आपने प्रोग्रामिस वाला ले लिया, ये आ गया इधर। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे सेट कर लेते हैं। इसमें देखो आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। हैश इंक्लूड ऑलरेडी आ रहा है, मेन ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर आपको अपना कोड लिखना है। सो मैं यहाँ पर अपना कोड लिखना चाहती हूँ। मुझे अब क्या करना है यहाँ पर, वही रेक्टेंगल का कर लेते हैं हम। सो मैंने लिया इंट एल बी ए एंड पी। सो यहाँ पर आपने मैसेज शो किया प्रिंट एफ एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, सेमीकोलन। अब आप दो इंटेजर्स इनपुट कर रहे हो, दो इंटेजर्स इनपुट कर रहे हो तो दो बार परसेंटेज डी का साइन दोगे। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, एल, और फिर क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, सो हमने लिखा एल एंड बी, तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ जो है वो इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे, सो विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना है, विच विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, प्लस पहले होना चाहिए तो वो हमने ब्रैकेट्स में दे दिया। नाउ यू हैव टू प्रिंट। सो आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट एरिया इज परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है, एंड पैरामीटर इज परसेंटेज डी। तो पहले किसका नाम देंगे, ए का और फिर पी का। सो पहले परसेंटेज डी वाली जगह पर एरिया प्रिंट होगा, दूसरे परसेंटेज डी वाली जगह पर पैरामीटर प्रिंट होगा। आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, रन पे क्लिक करो। इस साइड पे आपका आउटपुट आएगा, वो आपसे पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ एंटर करो। मैंने एंटर किया 5 एंड 9। सो एरिया इज 45, पैरामीटर इज 28। आपने फिर से रन किया, सो यहाँ पर आ गया 10 2, so it's 20 and 24. So you can keep executing it again and again, और यहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो आता रहेगा। ठीक है, so that is how we write a very basic C program। जो भी आपके मैथ्स के डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं उसके प्रोग्राम्स अब आप बनाकर देख सकते हो। ठीक है, so is this clear how to write? ये मैं आपको कोड अगर चाहिए तो I'll send you on WhatsApp. Do you want the codes on WhatsApp? डबल स्लैश उदान C++ में यूज होता है, ठीक है, पर हम जहाँ पे काम करते हैं उसमें सी और सी प्लस प्लस दोनों यूज हो जाते हैं तो वो चल जाएगा। ठीक है, बट अदरवाइज इट इज यूज फॉर एड्रेस आरएन। व्हेन वी इनपुट अ वैल्यू, सो वी नीड टू टेल कि वो वैल्यू इस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करनी है। सो व्हेन यू राइट एड्रेस ऑफ ए, so this means value should be stored at
address of A. WAP means write a program to input principal, rate and time, calculate simple interest and print. नहीं, पॉइंटर नहीं है रक्षित, पॉइंटर तो स्टार साइन से बनता है. इट इज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. इट गिव्स यू द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, जिसको आप चाहो तो लेटर ऑन पॉइंटर में स्टोर कर सकते हो. इसके प्रोग्राम्स बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, एंड जो भी हमने आज किया है वो आप रिवाइज करोगे. एंड नेक्स्ट क्लास में, हर क्लास में ऐसे होगा जो पिछली क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड 5 MCQs मिनिमम, मैक्सिमम 10 आपसे पूछे जाएंगे अगली क्लास में. ठीक है. सो जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आई विल बी आस्किंग यू इन द फॉर्म ऑफ पोल्स. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज. यू विल बी गेटिंग मिनिमम 5, maximum 10 questions where you have to answer in the MCQ format. ठीक है. एंड उसका हम ट्रैक रखेंगे कि किस क्विज में लीडर बोर्ड पे कौन कौन टॉप पोजीशन पे रहा है. And then you never know, you may win something exciting if you are always on the top 3 positions. ठीक है. सो अच्छे से रिवाइज करके आना. यस रक्षित, आफ्टर एन आवर और 2 आप ऐप में देखोगे तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. इमीडिएटली नहीं भी हो सकती है, सो चेक आफ्टर एन आवर और 2. ठीक है. कोई डाउट्स हैं किसी को आज की क्लास में से? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? टुमारो वी विल बी डूइंग वेब टेक्नोलॉजीज. ठीक है. एंड क्लास हम 9 बजे रखें कल. पूछ लो आपसे पोल में. क्लास सबके कॉलेज खुल रहे हैं क्या कल से? यस हर्षित, आपको 2 प्रोग्राम लिखने हैं. जैसे मैंने अभी आपको 2 प्रोग्राम बना के दिखाए, रेक्टेंगल के लिए एज वेल एज सर्कल के लिए. ठीक है. वैसे आपको 2 प्रोग्राम्स बनाने हैं. एक जिसमें आप यूजर से पूछोगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. ठीक है. कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटरेस्ट और उसको प्रिंट कराओगे, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया और प्रिंट किया. ठीक है. टाई है भाई, सॉल्व करो. साथ साथ वोड़े दोनों टाइम पे. 8 बजे ले लूं बीच में? ना 7 बजे ना 9 बजे. अच्छा, दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं. सो यू हैव टू आस्क लाइक एंटर द मार्क्स इन हिंदी, एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, एंटर मार्क्स इन साइंस, SST, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करोगे. एंड देन आपको उसका टोटल मार्क्स निकालना है एंड परसेंटेज मार्क्स निकालना है, एंड यू हैव टू प्रिंट द सेम. चलो मैं एक बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोल दे देती हूँ. वहां पे जो भी मेजोरिटी होगी अकॉर्डिंगली विल कीप द क्लास. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.